अस्सलाम वालेकुम ते किद्दां हो मेरियां भैनां ते मेरे भरावो। आ गया तुहाडा भरा फिर तो वापस तुहाडी मुहब्बत च लैके एपिसोड नंबर 15 तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी अपने भरा दे नाल इन्ना प्यार करदे मेरे कोलों भी तुहाडे वास्ते बहुत ज्यादा प्यार दिल चों निकलदा। तो स्टार्ट करदे हैं। बाहर एक होटल के रूम के विंडो से गिरती हुई बर्फबारी को देख रही थी कि शेराम कमरे में दाखिल हुआ था। बाहर एक गुस्से से तनतनाती हुई शेराम की तरफ बढ़ी। मैंने बाहर होटल के लाउंज में तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाहर कोई तमाशा लगे। तुमने एक ही कमरा क्यों बुक करवाया जबकि होटल में और भी रूम खाली थे। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। तुम होटल के बंद कमरे में अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। बाहर शेराम के मुकाबले खड़ी चीख कर बोली थी। बाहर की बात और इसके चलाने पर शेराम के सफेद रंगत में सुर्खियां खिली थी, मगर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था। तुम अच्छी तरह जानते हो बाहर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें जाम हो चुकी हैं। रात बहुत हो गई थी, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ा। इसमें याशी की बात कहाँ से आ गई। शेराम ने नरमी से जवाब देते अपने लेदर की जैकेट उतारकर सोफे पर उछाली। तुम भी अच्छी तरह जानते थे कि आज बर्फबारी हो रही है, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेने आए हो बोलो। पहाड़ी ने ऊंचा बोलते हुए अपने लबो लहजा बरकरार रखा था। इसके चलाकर बोलने पर श्रीराम के माथे के बिल गहरे हुए थे, मगर वो हमेशा की तरह खुद पर काबू पाए हुआ था और इसी नरमी का बहारे हमेशा फायदा उठाती थी। जब तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है, तो आज तुम रहीम काका के साथ क्यों आई। तुम्हारा हाउस जॉब मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारा शहर में क्या काम। शेराम ने बहारे को संजीदा नजरों से देखते हुए जवाबन सवाल दगा। मेरे हाउस जॉब कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर की डिग्री मैंने घर बैठने के लिए हासिल नहीं की। इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि मैं इस हवेली में बैठ जाऊं और अपनी रुखसती की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं। मैं अस्पताल में जॉब के सिलसिले में आई थी। बहार ने शेराम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुमने इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई इसलिए की थी कि तुम खुद सर हो जाओ, अपने आगे किसी को कुछ ना समझो। तुमने दाजी या फिर मुझसे इजाजत ली यहाँ शहर के अस्पताल में जॉब करने के लिए। तुम बिना बताए मुंह उठाए किसी को भी बताए बगैर यहाँ कैसे आ सकते हो। शेराम ने गुस्से से बोलते हुए बहारे को सख्त नजरों से घूरा। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, डॉक्टर बहारे खानजादा हूँ। मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। बहार शेराम की आंखों में आंखें गाड़े तंजिया लहजे में बोली। अच्छा, जो औरत पढ़ लिख जाती है वो रिश्तों का तकद्दुस इनका एहतराम भूल जाती है। तुम किसी मुल्क की वजीर आजम भी बन जाओगी तब भी तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत होगी, क्योंकि तब भी तुम बहार शेराम कहलाओगी। तुम्हारी कोई भी पहचान हो मगर सरनेम मेरा ही लगेगा। चाहकर भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि तुम बीवी हो मेरी और मैं तुम्हारा शोहर। शेराम ने बहारे को बाजू से पकड़े खुद को करीब किया। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शोहर। बहारे खुद को छुड़वाते हुए चीख पड़ी थी। अच्छा, अगर शोहर नहीं मानती तो फिर अपने मोड़े से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ शहर जा रही हो। शेराम की बात पर बहारे एक पल को गिड़बड़ा कर रह गई थी। क्या हुआ बहारे, खामोश क्यों हो। तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं तो हवेली से बाहर निकलने के लिए मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। बोलो, जवाब दो मुझे, जबकि पता है कि तुम रहीम काका के साथ शहर आई हो। शेराम की बात पर बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई थी। तो क्या करती। मेरे घर वालों को मुझसे ज्यादा तुम पर एतबार है। मुझे अपनी मर्जी से हवेली का गेट अबोर्ड करने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे दुनिया के दूसरे कोने तक भी ले जाओ, कोई तुमसे सवाल नहीं करता। हर वक्त हर कोई यही कहता रहता है कि मैं तुम्हारी हूँ। बहारे ने शेराम के सीने पर दोनों हाथ मारते हुए इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वह इसके बाजू पर अपनी उंगलियां गाड़े इसे मजीद करीब कर गया था। बहारे के सर से चादर फिसलती इसके कंधों पर आ गई थी। कंधे पर भी शाल फिसल कर जमीन बोस होने को तैयार ही थी, जिस बहारे ने वह मुश्किल ही संभाला हुआ था। सच ही तो सब कहते हैं, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे घर वालों को इस निकाह के रिश्ते की मजबूती और पाकी का ख्याल है, जो तुम्हारे नजदीक एक बोझ और गाली है। काश आज तुम्हारे पास ये डिग्री की डिग्री ना होती, तुम भी हवेली की बाकी औरतों की तरह पढ़ी लिखी ना होती, तुम्हें अपने हदूद का पता होता। शेहराम बहारे की चादर इसके कंधों से उतारकर बेड पर उछाल चुका था। शेहराम बहारे दबी आवाज में गिराई थी। वो नारंगी रंग के गर्म कलियों वाले फुल आस्तीनों वाले फ्रॉक में मलबूस थे, जिसके गले पर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था। नारंगी रंग में इसकी सफेद रंगत दमक रही थी। गुस्से और खफत में इसके गाल लाल टमाटर हुए थे। शेराम बेखुदी में इसके खूबसूरत चेहरे को एक टाइम तक देखे गया। शेराम की नजरों की तपश से बहारे ने चिपचिपाते हुए इसे दूर होना चाहा तो इससे कमर से थामे खुद के करीब कर गया था। तुम्हें अपने हदूद का पता है मिस्टर शेराम खानजदा। तुम इस बंद कमरे में मेरा फायदा उठाना चाहते हो, इसलिए तुमने एक ही कमरा बुक करवाया है। बाहर शेराम की बाहों में कपकपाते हुए लब्बों से बोली। वो अपनी मजबूत बाहों में इसे कैद किए हुए था। बहार ने इसके सीने पर दोनों हाथ जमाते हुए बमुश्किल ही खुद को इसके चौड़े सीने में समाने से रोका हुआ था। वो इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसकी आंखों में देखते इसकी बेबसी का हिज उठा रहा था। मुझे अपनी हदूद का अच्छी तरह पता है, अपनी हदूद में ही हूँ।
जो तुम्हारी कैंची की तरह चलती जुबान अभी तक तुम्हारे मुंह में है। एक कमरा इसलिए ये लिया है, मैं तुम्हें अकेले कमरे में नहीं रुकने दे सकता था। अब तुम इसे मेरी दकी या नौसी सोच कहो या हक मलकियत, मैं अपनी बीवी को होटल के कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकता था। जहां तक बात है आज इस बंद कमरे में अय्याशी करने की, तो अपनी हसीन जायज बीवी के साथ अय्याशी करने में आखिर हर्जी क्या है। शेराम ने इसकी दो दहाइया गर्दन पर अपनी उंगलियां बेबाकी से टेरिस करते हुए मदहोशी के आलम में कहा। का क्या मतलब? शेराम की उंगलियां गर्दन से नीचे की जानिब महसूस करते पहाड़े लाल सुर्ख होते वह मुश्किल ही बोली थी। शेराम मुस्कुराते हुए इसके बालों को पीछे से अपने एक हाथ की नरम गिरफ्त में लेते इसके लब्बों पर झुक कर पूरी शिद्दत से झुकते इसकी खुशबूदार सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया। बहारे की आंखें शेराम की जिसारत पर जरूरत से ज्यादा खुली थी। रंग सुर्ख अनार हुआ था। बहारे इसके हसार में बुरी तरह चिपचिपाते हुए मछली अपने नाखूनों से इसकी गर्दन नोच डाली थी। शेराम इसके हाथों को जगड़े इसकी कलाइयां इसकी कमरे के साथ लगाए पहले से भी ज्यादा शिद्दत इसके लब्बों पर दिखाने लगा। कतरा कतरा इसकी सांसें इनहेल करते मदहोश होने लगा। इसका लफ्ज जितना नरमी लिए हुए था, इससे कहीं ज्यादा इसमें गहरे जज्बों की आंच देती लू थी, जिससे बहारे का पूरा वजूद झुलस रहा था, जैसे कोई धड़कता अंगारा इसके लब्बों पर रखा गया हो। बहारे की बेजान होती हालत महसूस करते शराब ने इसकी कलाइयां आजाद करते इसके लब्बों को भी आजादी दी थी। इसकी कमर पर नरमी से अपना हसार बांधे वो इसे अपनी बाहों में कैद करते अपने सीने के साथ नरमी से लिपटा गया था। शेराम अपना बिगड़ा तनफ्फुस दुरुस्त करते बहारे को सीने से लिपटाते बहुत नरमी से इसकी कमर के गिर्द अपना हिसार बांधे हुए था। बहार ने सिसकते हुए शेराम की गर्दन को अपने नाखूनों से नोचते हुए दोनों हाथों से पूरी कुप्पत से धक्का दिया था। शेराम अपनी गर्दन पर हाथ रखे अपनी जगली बीवी को देख रहा था, जो कह रहे सांस लेते भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। झूठ बोलते हो तुम शेराम, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तुमने सिर्फ इसलिए एक कमरा बुक करवाया है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बेबसी का मजाक उड़ाना चाहते थे कि मैं कितनी बेबस हूँ तुम्हारे आगे। मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे वजूद का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये बात सच भी है, मैं नहीं मुकाबला कर सकती तुम्हारी ताकत का। तुम चाहो इस बंद कमरे का फायदा उठाकर मेरी इज्जत तार तार कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास निकाह का सर्टिफिकेट जो है, जो तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करने की इजाजत देता है। बहारे बीगे लहजे में चलाई थी। श्रीराम बहारे की बातों पर तासुब से सर हिलाकर रह गया था। अपनी पढ़ी लिखी बीवी से कभी कभी किसी जाहिल से कम नहीं लगती थी। सही कह रही हो, निकाह का सर्टिफिकेट तो है मेरे पास, जो मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करने की इजाजत देता है। जब मानती हो तो ये रोना कैसा? अपने और मेरे रिश्ते को निकाह का नाम भी देती हो और इज्जत तार तार होने का वाह वाह मचा भी देती हो। श्री राम तलखी से हंसा। और जहां तक बात है तुम्हारी बेबसी का फायदा उठाने की, तो तुमने जो आज किया है ना, इस बात को बुनियाद बनाकर तुम्हारा हवेली से बाहर निकलना बंद कर सकता था। वो होता तुम्हारी असल बेबसी का मजाक उड़ाना। अभी इस बेड पर 2 मिनट में तुम्हारी अकड़ तोड़ सकता हूँ। पता है रुका क्यों हुआ हूँ? श्रीराम ने बहारे के नजदीक हुआ था। बहारे इससे 2 कदम दूर हुई थी। श्रीराम की आंखों में छुपी आई सुर्खी देखकर वह अब सच में खौफजदा हुई थी। इस दिन इसका जारहाना अंदाज याद आया था। श्रीराम ने इसे बाजू से पकड़ते खुद के करीब किया। मैं रुका इसलिए हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह कोई डिग्री जो नहीं है। मैं जाहिल अनपढ़ जरूर हूँ, मगर अपनी जाहिलियत में तुम्हारी तरह नहीं गिर सकता। जैसे तुम हर बार अपनी जुबान इस्तेमाल करते जाहिलों को भी मार दे देती हो। श्रीराम इसका बाजू जिगड़ के गिराया। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुमने मेरा हवेली से निकलना बंद कर देते? बाहर श्रीराम की सारी बातें नजरअंदाज करते इसके हवेली से निकलना बंद करने वाली धमकी पर उलझी हुई थी। इसका धनुषत बड़ा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो होता कौन था इस पर पाबंदियां लगाने वाला? पहाड़े गुस्से से तलमनाई थी। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? अच्छी तरह जानती हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे निकाह में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती मेरी इजाजत लिए बगैर हवेली का गेट अबूर करने की? मैं नरमी दिखा रहा हूँ तो मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ बहारे। शेराम बहारे की बात पर सर अंदाज में गोया हुआ था। शेराम तुम मेरे साथ नरमी बरतते हो ऐसा तुम्हें लगता है? इस दिन बंद कमरे में तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया? आज यहाँ भी ये सब तुम्हारी नरमी है, बार बार मुझ पर चला रहे हो। बहारे की नाजुक तबीयत पर शेराम का इतना ही गुस्सा और इतनी ही बातें बर्दाश्त कर सकती थी। शुरुआत हमेशा खुद करती हो, जब शेराम अपना दिखाता है तो फिर इसका क्या होता है सलूक याद रह जाता है। खुद जो कहती थी करती थी वो भूल जाती थी। मेरे होंठों के साथ तुमने ये नरमी बरती है। मेरे होंठों पर कितनी जलन हो रही है। तुम्हारी मूछें नहीं काटते हैं। बहारे अपने लब्बों को बेदर्दी से रगड़ते इसका लम्स बटाते हुए बोली, तो शेराम के लब्बों को मोहब्बत सी मुस्कुराहट ने छुआ। वो इसके खूबसूरत सरापे पर नजरें जमाए इसके करीब हुआ। बहुत जल्द बहारे तुम पर अपना हक जिताऊंगा, मगर जब तुम्हें अपने कमरे में रुखसत करवा के ले जाऊंगा, तब बात इन छोटी मोटी गुस्ताखियों तक नहीं रहेगी। इन कांटे जैसे मूछों की चुभन तुमने ही बर्दाश्त करनी है। शेराम इसकी कमर में बाजू जब हमायल करते इसकी बीवी बोन को अपने दकते लब्बों से छूने लगा। बहार इसके हसार में इसके दीवानगी बड़े लमस पर तरफ उठी थी।
वो जगह जगह अपना लम्स पूरी शिद्दत से बखेड़े इसकी गर्दन का सुराख कर चुका था। वो इतना जालमाना तरीके से अपना आग जैसा लम्स की शिद्दत दिखा रहा था, पहाड़े की हिम्मत नहीं पड़ी मजामत करने की। पहाड़े की दो दहिया गर्दन पर अपनी शिद्दत की गहरी सौगात देते पीछे हुआ तो पहाड़े अपनी गर्दन पर हाथ रखे सिसक पड़ी थी। मैंने कभी तुम्हारे बेबसी का मजाक नहीं उड़ाया। मेरे नजदीक तुम कभी बेबस नहीं हुई। हमेशा तुमने मुझे बेबस किया है, शर्मिंदा किया है, अपनी बातों से अपनी हरकतों से बहारे। आज तुम मुंह उठाकर शहर चली आई हो। दादाजी के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी इजाजत से शहर कॉलेज के किसी काम आई हो। इन्हें एक बार भी पता चल जाता तो तुम बगैर बताए शहर अस्पताल में नौकरी करने के लिए आई हो, तो वो तुम्हारे अगले दिन ही रुखसती करके मुझे सौंप देते और तुम्हें बेबस करने और तुम्हारी अकड़ तोड़ने के लिए इतना ही काफी था। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बालों से पकड़ कर घसीटते हुए लाता, जिनके साथ तुम आज होटल में बैठी खाना खा रही थी। शराब ने इसका सिसकना नजरअंदाज किए सर्द लहजे में इसे साथ दिलाया जो आज इसने हरकत की। दोस्तों के साथ होटल में बैठकर खाना खाना गुनाह है, गुनाह नहीं है, जिसकी पदाश में तुम मुझे कैसे घसीटते हुए लाए। तुम जाहिल अनपढ़ गनवारों वाली सोच रखते हो शेराम। बहारे गुल शेराम की बात काटते चलाई। इसका बार छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी गर्दन और लब्बों पर शदीद जलन हो रही थी। इसके बेरहमाना शिद्दत बड़े अंदाज पर, इसलिए एक बार फिर से अपना आपा खोया था तब। दोस्तों के साथ होटल में बैठकर खाना खाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मर्द दोस्तों के साथ खाना खाने में हर्ज है बहारे। शेराम इसकी बात पर सबक से बोला। वहां सिर्फ मर्द ही नहीं, मेरी फ्रेंड भी थी। मैं पूरे पर्दे में थी तो क्या हर्ज था अगर मैं वहां खाना खा लेती। पहाड़े डांटी से अपनी बाइक पर काम थी। अगर ऐसी ही बातें तो तुम्हारा मुझे देखकर रंग क्यों मर्दों की तरह सफेद पड़ा था। शराब ने तंजिया आबरू चुकाई, क्योंकि मैं जानती थी जिसने आज तक कॉलेज की शक्ल ना देखी हो, जिसमें तमीज ना हो, वो जाहिल हो, वो कुछ भी कर सकता है। बहाड़े ने शहराम की आंखों में देखते हुए दबूत जवाब दिया। इसके लहजे को नरम महसूस करते पहाड़े अपनी टोन में वापस आई थी। नहीं बहाड़े, तुम्हें मेरी जालियत और अनपढ़ होने का खौफ नहीं था, बल्कि तुम्हें पता था कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। ये हमारा माहौल, हमारे तौर तरीके, हमारी रवायत नहीं है। हमारे घर की औरतें मर्दों के साथ तो दूर की बात, औरतों के साथ भी बाहर खाना खाने नहीं जाती। वो जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो सर से पांव तक नहीं बल्कि मुंह लपेट कर घर से निकलती हैं। अस्पताल नौकरी करने आती हैं तो वहां होटल में क्या कर रही थी तुम। शेराम ने इसकी कलाई को जगड़ते झटका दे दिया था। बस नहीं चल रहा था तुम बाहर की इसकी औकात आज बंद कमरे में दिखा दे। बता रहे कि वो इसकी कौन है। हो वो इसका इतना हक रखता है, इस बात का हक इसका खुदा देता था। और यहाँ तक कि इसके घर वाले भी पहाड़े को कब से इसे सौंप चुके थे। वो तो रुखसती के बगैर पहाड़े को इसके हवाले कर चुके थे, मगर वो ही नहीं माना था। इसके नजदीक पहाड़े की रजामंदी सबसे ज्यादा जरूरी थी, मगर पहाड़े की दिन ब दिन खुद सर्दी और सरकशी इसे मजबूर कर रही थी कि वो कोई सख्त फैसला ले। मेरी फ्रेंड मुझे होटल जबरदस्ती ले गई थी। मुझे नहीं पता था कि इसने अपने बाकी दोस्तों को भी इनवाइट किया हुआ है। और तुमने कौन सा मुझे खाना खाने दिया। मेरा हाथ पकड़ कर ले आए तुम वहां से। पहाड़ ने शिकवा गुनाह आंखों से इसे देखते हुए शिकवा किया। इसने सुबह घर से निकलते नाश्ता भी नहीं किया था। अब रात होने को आई थी। शेराम ने एक मरतबा भी इसे खाने का पूछा नहीं था। वो इसकी शिकवा करती गहरी आंखों में एक पल के लिए डूब गया था, जैसे वो बेख्तियारी में इसके करीब हुआ। मैं जानता हूँ बहारे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारे झूठ का पर्दा रखा, सबको यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ ही शहर आई हो। मेरी बहारे खुद सर्द हो सकती है, बदतमीज भी हो सकती है, मगर अपनी हदूद कभी क्रॉस नहीं कर सकती। शराब ने इसके माथे पर अपने लब रखे थे। बहार इसके लम्स पर मचलते हुए इससे दूर हुई, मगर इसने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी थी। वो शराब के हिसार से दूर नहीं जा सकते थे। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती बहारे। मेरे पास डिग्री नहीं, इस बात से तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। तुम्हें मेरे साथ चलने में शर्म क्यों आती है। मेरी इतनी शख्सियत, मेरी जो पहचान है वो तुम्हारे लिए मैंने क्यों नहीं रखती। शराब ने कर्ब से सवाल किया। क्या है तुम्हारी शख्सियत, बताओ मुझे। अगर तुम जाहिरी शख्सियत की बात करते हो तो सच में तुम्हारे जैसा शदीद का बहुत सैरा अंगेज पर्सनैलिटी है तुम्हारी। कोई भी तुम्हारी शख्सियत देकर धोखा खा जाएगा तक तुम मैट्रिक तक पढ़े लिखे हो, मगर तुम्हारी पहचान तो यही है ना कि तुम्हारी पहचान कुछ नहीं है। मैं सारी उम्र एक अनपढ़ इंसान के साथ नहीं रह सकती। गुल भाभी से अरहाम भाई ने कितनी मोहब्बत की, मगर गुल भाभी ने क्या किया। जिरगे में अरहाम लाला की इज्जत दो कौड़ी की रख दी, क्योंकि अरहाम लाला और गुल भाभी का कोई जोड़ नहीं था। इस तरह तुम्हारा और मेरा जोड़ कोई नहीं है। पहाड़े ने सजाइया लहजे में कहा। तुम्हें लगता है ये सब कुछ गुल भाभी के पढ़े लिखा ना होने की वजह से हुआ, बल्कि गुल भाभी की फितरत ही ऐसी थी जो अरहम लल्ला आज तक ना पहचान सके। ये जानते बूझते भी गुल भाभी को अपने सर पर बैठाया, जिसका खमियाजा इन्होंने भुगत लिया।
क्योंकि कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते कि इन्हें सर पर बैठाया जाए। शहराम ने बहारे को देखते गहरा तंजिया किया। बहारे इसके तंज पर जज्बज हुई थी। फरिश्ते भी तो पढ़ी लिखी नहीं है, मगर पढ़ी लिखी लड़कियों से हर हजार गुना बेहतर है, फिर चाहे वो हमारे अरहम लाला की नई बीवी हो या फिर डॉक्टर बहारे। शहराम का तंजिया बारी तो बहारे को आग लगा गया था। हाँ तो कर लो फरिश्ते से शादी, तुम्हें तुम्हारी जैसी अनपढ़ लड़की ही सूट करती है, और मेरी जान छोड़ो। बहारे सुर्ख चेहरे के साथ गुस्से से चलाई। बहारे, वो गुस्से से बोला। श्रीराम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ था। पहाड़े दो कदम सहमते हुए पीछे हुई थी। श्रीराम गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाती इसे पहलू में गिराया था। फरिश्ते इसके लिए बहनों से बढ़कर थी। पहाड़ ने जिस तरह इसे फरिश्ते से शादी करने का ताना दिया, एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे इसने अबीर का ताना दे दिया हो, इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका था। अब वो गुस्से सर्द नजरों से बहारे को कहरबार नजरों से घूर रहा था। रुक क्यों गए शहराम, मारो मुझे, हाथ उठाओ मुझ पर, निकाह में हूं ना तुम्हारे, हक जितलाओ मुझ पर। इस दिन तुमने मेरे साथ कमरे में जो उसलूक किया वो कम था क्या, जो आज तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। बहारे की आंखों से आंसू फिसलते गालों पर बह गए थे। बहारे, मेरे नजदीक तुम एक जाहल से भी बदतर हो। मुझे आज तुम्हारी इस बात से एहसास हुआ है। काश मैं तुम्हारे लिए किसी से ना लड़ता। तुम एक खुदगर्ज औरत हो जिसे अपनी पढ़ाई के जायम में किसी रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल नहीं है। फरिश्ते बहनों जैसी है मेरे लिए, जिसका नाम तुमने बड़े धड़ल्ले से मेरे साथ जोड़ दिया। चलो तुम मुझे कुछ नहीं समझती, मैं मानता हूँ, मगर दाजी अरहम लल्ला, इनकी इज्जत भी तो तुम भूल गई। यूं शहर में मुंह उठाकर चली आई, किसी से भी इजाजत लेना गवारा नहीं। अब बिना किसी शर्म के मेरे साथ बहस कर रही हो, अपनी हरकत को जस्टिफाई कर रही हो मेरे सामने। एक बात याद रखना, तुम जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, हवेली के मर्दों की फितरत से तुम आज तक वाकिफ नहीं हो सकी। चाहे तो 2 मिनट में तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी डिग्री की आग को लगा दूं। तुम इस हवेली से तो निकलना तो दूर की बात, कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकोगी। और एक बात याद रखना, मैं भी हवेली के मर्दों में से ये एक मर्द हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हारी लगामें खींची ना, इस दिन तुम्हारे सारे ख्वाब में पल बखेर देंगे। शेर राम बहारे को आंखों में देखते हुए गिराया था। इससे दूर होते अपने गिने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने लगा। खाना भिजवाता हूँ, खा लेना, शेराम कहते हुए तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। मम्मा, मैं आप लोगों के साथ हवेली नहीं जाऊंगी, अब्रिश ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। अब्रिश, बाबा ने सारी फैमिली को हवेली बुलाया है, तुम्हारा खास तौर पर कहा है, तुम्हारे बगैर मैं हवेली कैसे जा सकती हूँ। जिले ने रसनाइयत से कहते अब्रिश को देखा। मम्मा, मैं यही तो कह रही हूँ, ऐसा भी क्या हो गया जो दादी ने आपको हुक्म दे दिया कि हम हवेली आ जाएं, और आपने भी बिना पूछे हामी भर ली। अब्रिश बुरी तरह झंझलाई थी। समीउल्लाह खान ने जिले को फोन पर पूरी फैमिली के साथ हवेली आने का हुक्म दिया था। जिले इनके एक हुक्म पर हवेली जाने को तैयार हो गई थी। इन्होंने जिले को अभी अब्रिश और जर्रान के निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो जिले से आमने सामने बात करना चाहते थे, बल्कि अपना फैसला सुनाना चाहते थे। इन्हें तो पूरा यकीन था कि जिले को इनके फैसले पर कोई इतराज नहीं होगा। हवेली वालों ने अब्रिश और जरान के निकाह की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। अहल अनाया किसी को हवेली जाने पर इतराज नहीं था। वो सब बहुत खुश थे, बामशूल जिले खतून के। अब्रिश समीउल्लाह का सबको हवेली बुलाने का मकसद किसी हद तक समझ चुकी थी। जरान ने इस दिन साफ लफ्जों में इससे निकाह करने की धमकी दी थी। वो किसी सूरत हवेली नहीं जाना चाहते थे। वो कभी जरान खानजादा की कैद से इसकी मलकियत बनकर नहीं रह सकती थी। वो समझ गई थी निकाह के बाद जरान इस पर अपना मुकम्मल हक जिताएगा, जो इससे गुवारा नहीं था। अब्रिश, वो मेरे बाबा हैं, वो मुझे हवेली बुला रहे हैं, मैं इस बात पर बहस करूं कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। जो भी वजह है वो हवेली जाकर पता चल जाएगी, तुम बहस मत करो, जाओ तैयार हो जाओ। जरान हमें लेने आता ही होगा। जिले के मुंह से जरान का नाम सुनते अब्रिश का पारा हाई हुआ था। मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगी, किसी कीमत पर भी नहीं जाऊंगी। मैंने हवेली से आते हुए खुद से वादा किया था कि मैं अब अपनी जिंदगी में इस हवेली और वहां के मकीनों की शक्ल नहीं देखूंगी जिसमें सरफरोशत इस जरान खानजादा का नाम है। अब्रिश ऊंची आवाज में बोली। अब्रिश, तुम्हें मसला क्या है? हवेली के लोगों से सब इतने अच्छे हैं, इतना ख्याल रखा हो हमारा, सब दे उधर। जिले के चेहरे पर नागवारी के तासरत लहराए थे। मसला मुझे हवेली के मकीनों से नहीं, बल्कि आपके सो कार्ड भतीजे जरान खानजादा से है, जो एक नंबर का मगरूर खुद पसंद इंसान है। जो मैंने रिसर्च की थी खानजादा फैमिली के बारे में, वो इस पर पूरा उतरता है। औरत को अपनी जागीर समझने वाला ब्लडी गनवार। अब्रिश ने गुस्से से एक एक बात चुबाते चुबाते सामने निगाह की तो इसकी सांसें सीने में अटकी थी। इससे चंद कदम के फासले पर ही तो जरान खानजादा करता है। इस बेचारी के साथ हर वक्त वैसे ही होता है। स्काई ब्लू सलवार कमीज पर ऑफ व्हाइट शाल कंधों पर डाले वो संजीदगी से इसे देख रहा था। सफेद रंग में सुर्ख नुमाइयां हुई थी, जिसका साफ मतलब जाहिर था कि वो इसकी आज फिर सारी बातें सुन चुका है। अब्रिश का दिल पहलू में डूबकर उभरा था। अब्रिश इसके संजीदा चेहरे पड़ते हुए नकोश में देखकर अपना रुख पलट गई थी। जिले शर्मिंदा सी होती सोफे से खड़ी हुई।
जरान बेटा आओ, रुक क्यों गए? जिले ने शर्मिंदगी से कहते हुए अब्रिश को खा जाने वाली नजरों से देखा, जो आप सुरख चेहरे के साथ खिड़ी अपनी होंठ की तरफ काट रही थी। जिले ने शर्मिंदगी से कहते हुए अब्रिश को खा जाने वाली नजरों से देखा, जो अब सुरख चेहरे के साथ खड़ी अपने होंठ बुरी तरह काट रही थी। पुप्पो गाड़ी तैयार है, भाई ड्राइवर आप लोगों का इंतजार कर रहा है, जरा ने इंतहाई संजीदगी से कहा। बेटा मैं अहल और अनाया को बुलाती हूँ, वो बिल्कुल तैयार है, अब्रिश हमारे साथ नहीं जाएगी और ना मैं चाहती हूँ अब्रिश हवेली जाए। जिले ने अब्रिश को घूरते हुए गुस्से से अपना फैसला सुनाया, जिसने इन्हें शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब्रिश क्यों नहीं जाएगी? अब्रिश का जाना बहुत जरूरी है। दादाजी ने खास तौर पर आपको अब्रिश को साथ लाने को कहा था। जरा ने अब्रिश की झुकी नजरों को देखते हुए संजीदगी से कहा, बाबा ने कहा है, मगर मुझे पता लगा था कि ये हवेली के मकीनों और खास तौर पर बाबा की मोहब्बत के काबिल नहीं है, इसलिए मैं खुद चाहती हूँ ये हमारे साथ ना ही जाए तो बेहतर है। मेरे लिए मेरे 2 ही बच्चे काफी हैं। जिले ने गुस्से से अब्रिश को अच्छी खासी सुनाई थी। जरान खान जदा का जरूरत से ज्यादा संजीदा चेहरा देखकर जिले को अंदाजा हुआ था इसे अब्रिश की बातें काफी बुरी लगी हैं, इसलिए इन्होंने जरान का लिहाज किए बगैर अब्रिश को अच्छी खासी सुना डाली थी। आप ठीक कह रही हैं, मैं हवेली के मकीने को तो क्या किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं मुड़कर भी हवेली नहीं जाऊंगी अब कभी। अब्रिश अपनी बात मुकम्मल करते जरान को एक नजर देखते अपनी कमरे की जानिब बढ़ी गई। फुप्पो आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं अब्रिश को ले आऊंगा। जरान ने जिले के परेशान चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, जरान वो बहुत जिद्दी है, वो नहीं आएगी, मुझे लगता है इसे यहाँ ही रहने देते हैं, वो अपनी ताया की फैमिली के घर रह लेगी जब तक हम हवेली से वापस नहीं आ जाते, हम वहां पर रह लेंगे। जिले के अल्फाज सुनते जरान के माथे के बल गहरे हुए थे। फुप्पो आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं अब्रिश को ले आऊंगा, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। जरान ने दो टोक अंदाज में कहा तो जिले ना चाहते हुए भी अपनी तासबात में सर हिलाई थी। अब्रिश की जिद्दी तबीयत से वो वाकिफ थी। जरान का मसाज भी संजीदा और बारब था। वो खुद चाहती थी अब्रिश इनके साथ हवेली जाए, इसे इधर छोड़कर जाना है इनका दिल नहीं मान रहा था। जरान पर इन्हें पूरा भरोसा था कि वो अब्रिश को ले आएगा, इसलिए वो खामोशी से अहल और अनाया को बुलाने के लिए इनके कमरों की तरफ चल पड़ी। अब्रिश अपने कमरे में बेड पर ऊंधे मुंह तकिए पर लेटी रो रही थी। जिले ने इसे जरान के सामने बिना लिहाज किए डांट दिया था, जो इसे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी कीमत पर भी हवेली नहीं जाना चाहती थी। जरान ने इसे हवेली क्यों लेकर जाना चाहता था वो समझ गई थी, मगर जिले इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर अब्रिश के आंसुओं में मजीद रवानगी आई थी। चले जाए मम्मा यहाँ से, आपको मुझसे ज्यादा अपना वो भतीजा प्यारा हो गया, आपको इसकी असलियत नहीं पता, आप सबके सामने वो बहुत महजब बना फिरता है, मगर मुझे जिन नजरों से घूरता है आपको नहीं पता। अब मुझे वो अपनी बीवी बनाना चाहता था ताकि दिन रात पूरे हक से मुझे घूर सके, मुझ पर अपना हक जुटा सके। इसका मोहब्बत का इजहार ऐसा था जैसे जो कोई जज किसी बेगुनाह मुलजम को उम्र कैद की सजा सुनाता हो। अगर इजहार ऐसा था तो मोहब्बत कैसी होगी? मैं मुड़कर भी कभी इसकी नहीं होंगी, कह दें अपने मजहब बाबा जान से, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। अब रिश्त तकिए के मुंह दिए रोते हुए चलाई, सिर्फ घूरने के लिए तुम्हें अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने के लिए तुम्हारी अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत वाकई में तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उम्र क्या तो तुम्हें हो चुकी, अब सारी उम्र तुम्हें इस उजड़ गुनवार खानजादा की पनाहों में गुजारनी पड़ेगी, सिर्फ इसकी बनकर मुकम्मल तौर पर सर से लेकर पांव तक सिर्फ जरान खानजादा की होकर। कमरे में जरान की भारी आवाज गूंजी थी। अब्रिश की दिल की धड़कनें साख्त हो गई थी। अब्रिश ने बेयकीनी से मुड़ते हुए देखा। अपने सामने जरान खानजादा को देखकर अब्रिश का रंग खौफ से सफेद पड़ा था। इस बेचारी के साथ हमेशा यही होता है। वो जल्दी से सीधे होते जरान को अपने कमरे में देखकर बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाई जा लगी। वो जल्दी से सीधे होते जरान को अपने कमरे में देखकर बेड ग्राउंड के साथ जा लगी। वो इसके कमरे के वस्त में खड़ा अपनी ब्राउन आंखों से इसे गहरी गहरी नजरों से पूरे हक में से देखी जा रहा था, जैसे वो सच में इसकी ना हो। अब्रिश को इसके एक्सरे करती निगाहों से जर्जरी महसूस हुई थी। अब्रिश को अपना होलिया देखकर शर्म के साथ खुफत का भी महसूस हुआ था। वो ऑफ वाइट कलर के नफीस से सिंपल से फ्रॉक में मलबूस थी, जो थोड़ा बारीक था। वो इस वक्त बगैर दुपट्टे के थी। अब्रिश ने अपने इर्द गिर्द दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की, मगर नतीजा कुछ ना निकला। इस फ्रॉक के साथ दुपट्टा था ही नहीं, ना ही आज सारा दिन इसने दुपट्टा लिया था। ये तो जरान को देखकर इसे दुपट्टे का ख्याल आया। जरान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अब्रिश बेड की दूसरी साइड से उतरते वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। अराधा वॉशरूम में बंद होकर इस खानजादा से अपनी जान बचाने का था, जिसके बारे में वो सुबह से जितनी गोहर फशानियां कर चुकी थी, वो अपने बारे में इसके अंदर दाखिलियात से सुन भी चुका था। अब यकीनन वो बदला लेने का इरादा रखता था। आखिर मुंतकिम मजाज बंदा था। अब्रिश को इसके साथ पहली मुलाकात याद आई थी, जब इसने अपनी बातों और अपनी बेपाक निगाहों से इसका पूरा पूर सुलगाया था। जरान इसका इरादा भांप कर जल्दी से अब्रिश की तरफ बढ़ा और इससे कलाई से खींचकर दीवार के साथ लगाया।
अब्रिश के मुंह से चीख बरामद हुई थी। अपने चेहरे पर जान खानदानता की तपश ज्यादा सांसें महसूस करके अपनी आंखें भी मींच ली थी। इसकी अदा पर जरान खानजादा का दिल एक पल के लिए साख्त हुआ था। लम्हों में इसकी अदा पर घायल होते इसके दिल पहले से भी ज्यादा इस खूबसूरत हसीना का असीर हुआ था। जरान इसके दोनों तरफ में हाथ जमाए मुस्कुराती निगाहों से एक एक नक्श को दीवाना बार देखने लगा। नजर इसकी स्ट्रॉबेरी रक्स बड़े होंठों पर आ ठहरी थी। वो बेख्तियारी में इसके करीब हुआ, अपने लब बहुत नरमी से इसके लब्बों पर रखे। अब जिसने अपनी आंखों मैच हुई थी। जरान की हरकत पर इसने झट से अपनी आंखें खोली थी। इसकी हरकत और इसकी इतनी नजदीकी पर चेहरा लहू छिलकाने लगा था। जरान ही पहला मर्द था जो हमेशा इसके इतने करीब आ जाता था। अब इसकी यह हरकत अब की पेशानी गरूर गर्क आलूद हुई थी। दिल की धड़कनें सर पट दूरी दौड़ रही थी। जरान के बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से अब्रिश की हवास मुतल हुए थे। ये क्या बेहूदगी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब्रिश गुस्से से फूलती सांसों के दरमियान बोली। जरान की हरकत से सर पैर सलगाई गई थी। सांस दोगुनी मानन चलने लगा था। तुम्हें छूने का हक मुझे तो है जाने मन। ये बेहूदगी नहीं, मोहब्बत है मेरी। अब पता चला मेरी मोहब्बत कैसी होगी। तुम तो इतनी गुस्ताखी से सुर्ख लब्बों की कली बन गई हो। मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दत कैसे सहोगी? जरा ने इसके करीब होता तो इसके कान में झुकते बारी मगर सरगोशी नमा आवाज में बोला। जरान पीछे होकर मुझसे बात करे। आपका मुझ पर ऐसा कोई हक नहीं जो आप मेरे करीब आए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपका करीब आना। अब्रिश ने जरान को खुद से दूर धकेलते कपकपाते लब्बों से कहा। इसकी सरहंगेज पर्सनैलिटी का जमूद हमेशा की तरह इस पर छाने लगा था। इसलिए तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि पूरे हक से तुम्हें छू सकूं, तुम्हें प्यार कर सकूं। जरान का लहजा गमगीन हुआ था। जरान की भाप छोड़ती सांसें और आंच देता लहजा महसूस करते अब्रिश के रहे सहे उसान भी खता हुए थे। मुझे हवेली ले जाकर जबरदस्ती निकाह करेंगे मुझसे, इस तरह अपना बनाएंगे? अब्रिश ने तल्खी से कहते जरान की बेइंतहा नजदीकी पर भीगी शिकवा किनार निगाहों से देखा, जो बिना किसी रिश्ते के इसके इतना नजदीक था कि इसकी गर्म सांसें अब इसकी गर्दन पर बिखर रही थी। अब्रिश का पूरा बदन कंपाना शुरू हुआ था, जिसे महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए इससे दूर हुआ। अब्रिश, मैंने तुम्हें दिल खोलकर अपनी तमाम फीलिंग्स बता दी थी। तुम समझना ही नहीं चाह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द तुम्हें अपनी मलकियत में, अपने घर, अपने कमरे में चाहिए हो। जरा ने दो टोक अंदाज में कहते इसे आंख विंक की। वैसे अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो मेरे नजदीक आने पर तुम्हारा दिल धड़क धड़क कर बाइट क्यों आने को बेताब होता है? और ये माथे पर नन्ही नन्ही शबनम क्यों चमक रही है? बताओ मुझे जरा। मेरे नजदीक आने पर ऐसी हालत क्यों हो रही है तुम्हारी? इसका कॉलर जताब बदन और लहू छलकाता चेहरा देखकर इसे सवालिया निगाहों से आईब्रो चुकाते देखते हुए गहरी मुस्कुराहट से पूछा। क्योंकि आप ही वो बेशर्म इंसान है जो मेरे इतने करीब आने की जुर्रत कर सकते हैं। आपसे पहले कभी कोई मेरे इतने नजदीक नहीं आया, ना कभी कोई अब आ सकता है, क्योंकि तुम सिर्फ जरान खानजादा की हो और मरते दम तक सिर्फ इसकी ही रहोगी। जरान ने अब्रिश की बात काटते बेहद सर्द आवाज में बोला तो अब्रिश का रगों में दौड़ता खून साख्त हुआ था। इसकी बातें, इसका मोहब्बत करने का अंदाज, इसकी आंखों में ठहरी जनूनियत, तो सच में अब्रिश को इसकी मोहब्बत उम्र कैद महसूस हुई थी। जरान, ये आपकी भूल है कि मैं आप कभी आपसे निकाह करूंगी। अब्रिश ने भी जवाबन गुस्से से बोलते दो टोक लहजे इख्तियार करते जरान को इसकी हद में रखना चाहा। अब्रिश, तुमने मेरे बारे में बहुत से अंदाजे लगाए हैं, मगर एक अंदाजा नहीं लगा पाई। जो चीज एक बार जरान खानजादा की हो जाती है वो सिर्फ जरान खानजादा की ही रहती है। दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे छीन नहीं सकती। तुम तो मेरी मोहब्बत हो। तुमसे दस्तबरदारी में अब मैं मरकर भी नहीं करूं। तुम्हारा इनकार कोई मायने नहीं रखता, तुम्हें मेरा ही बनना है। अब चाहे तुम खुशी खुशी मुझे कबूल करो या फिर रोकर, तो होगी तो तुम सिर्फ जरान खान ज्यादा की ही। जरान अबरी से दूर होते सुरख चेहरे के साथ अपने शाल गले में झुक गया था। इसका बार बार ठुकराना इसके दिल के टुकड़े कर रहा था। ठीक है, फिर देखती हूँ आप मुझे कैसे निकाह करते हैं, मुझे हवेली कैसे लेकर जाते हैं। अबरी सुरख चेहरे के साथ बोलती वहां से जाने लगी तो जरान खान ज्यादा की आवाज पर रुकी थी। हवेली तो तुम जाओगी ही, कल ही मेरे नाम भी हो जाओगे, देखती जाओ अब तुम। जरान की बात सुनने इसने पलट कर जरान को देखा। जो धमकियां आप मुझे दे रहे हैं मैं अभी जाकर मामा को बताती हूँ। आपके क्या इरादे हैं? अपरिश की धमकी पर जरान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। माय डियर फ्यूचर वाइफ, फुप्पो तो अब तक इस्लामाबाद भी क्रॉस कर चुकी होंगी। जरान ने गहरा मुस्कुराते हुए कहा तो अपरिश बेयकीनी हुई थी। का क्या कह रहे हैं? मामा मुझे यहाँ छोड़कर भी चली गई। अपरिश तो हंसी हुई थी। यार इसके साथ ऐसा क्यों होता है? और कैसी माँ अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है? गलत बात है। दूसरे ही लम्हे इसे अपने रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। वो मिस्टर खानजादा के साथ इस घर में अकेली है। इसके खौफ से रोंगटे खड़े हुए थे।
अब्रिश जरान को एक नजर देखते जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना जाना चाहती थी, इसलिए ये कमरा इस इंसान के साथ अकूबत खाना था जिसमें इसकी सांसें रुक रही थी। कहाँ जा रही हो? जरान ने इसे कमरे से बाहर निकलते देखकर लब बेंचते पूछा। जरान के लहू में मारते इश्तियाल के उबाल उठे थे। इस लड़की का तो मजाज ही नहीं मिलता था, वो इसके आगे झुक गया था। पता नहीं वो क्या चाहती थी। अब्रिश इसके सवाल इग्नोर करते कमरे से बाहर निकल गई। जरान अब्रिश के एटीट्यूड पर अपने जबड़े बेंच कर रह गया था। अब्रिश दाखिली दरवाजा अबूर करने ही लगी थी जब इसकी कलाई को मजबूत गिरफ्त ने जिगरा। कहाँ जा रही हो? जरान खानजादा ने इस पर काफी सुकून और तहम्मुल से पूछा। गुस्सा तो शदीद था, मगर अब्रिश का हसीन चेहरा देखकर गुस्सा लम्हों में उतर जाता था। वो समझ गया था एक दफा ये लड़की इसकी जिंदगी में इसकी बनकर आ गई तो वो शायद गुस्सा करना तो दूर की बात, वो इसकी कुर्बत में सारी दुनिया भूल सकता है। इतनी बुरी तरह से वो इसके दिल की मुनसद पर परजमान हुई थी। इस बात का अब्रिश को भी अंदाजा नहीं था कि यह मगरूर शहजादा की कभी किसी के आगे पीछे ऐसे नहीं फिरता था, ना ही किसी के इतने नखरे बर्दाश्त कर सकता था। समझती तो इसकी मोहब्बत को भी कब उम्र कैद ना कहती। वो तो बेचारा खुद इसकी मोहब्बत के इसके हिसार में बुरी तरह कैद हो चुका था। मैं आपको बताने की पाबंद तो नहीं हूँ, मगर फिर भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको अपनी हैसियत अच्छी तरह मेरी जिंदगी में वाजिया हो जाए। मैं आपके साथ इस घर में मजीद तनहा नहीं ठहर सकती, क्योंकि मुझे आप पर जरा बराबर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अपने ताया के घर जा रही हूँ। मुझे तक मामा वापस नहीं आ जाते मैं वहीं पर रुकूंगी। अब्रिश ने अपनी कलाई छुड़वाते हुए कहा। तुम मुझ पर भरोसा नहीं है, इस जाइम पर भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ इस घर में तनहा नहीं रुक सकती, मगर अपने ताया के घर रुकोगी। किस हैसियत से रुकोगी? जाइम तुम्हारे लिए गैर महरम है, इसके वहां होते कैसे वहां रुक सकती हो? जरा न आंच देते सिलगते लहजे से बोला। ये तो तय था। मुकाबिल का चेहरा देखकर गुस्सा जितनी जल्दी उतरता भी था, इतनी ही जल्दी मुकाबिल की बातों पर पहले से ज्यादा कुव्वत से गुस्सा ऊद कर आता था। हाँ, मुझे जाइम पर मुकम्मल भरोसा है। जहां तक गैर महरम की बात है, मेरे लिए आप भी गैर महरम है। ये बात मामा को मुझे आपके साथ यहाँ तनहा छोड़कर जाने से पहले सोचनी चाहिए थी, मगर इन्हें तो आप लोगों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अब्रिश की बात पर वो फिर से लब भेज गया था। आगे स्टार्ट करते हैं हम एपिसोड नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। बिकॉज आपका भाई आपको कभी बीच में छोड़कर नहीं जाता, पूरी सुना कर ही जाता है। अब्रिश, अनकरीब तुम मेरी महरम का दर्जा पा लोगी, इसलिए बात करते हुए लफ्जों का इंतखाब सोच समझ कर करना। एक लफ्ज और जाए इनकी वकालत के लिए लब्बों से मत निकालना। मुझे तुम्हारे लब्बों से किसी की हमायत में एक लफ्ज नहीं सुनना। जरान अंगशत शहादत की उंगली उठाई से वार्न कर गया। अब्रिश जरान के संजीदा चेहरे को एक नजर देखे दरवाजे की जानब बढ़े। जरान का मारे इश्तियाल के रंग सुर्ख पड़ा था। अब्रिश की कलाई पकड़कर वो इसे दरवाजे के साथ लगा गया था। जानती ही क्या हो तुम जाइम के बारे में? हाँ, जो तुम इसे मुझसे ज्यादा भरोसे के काबिल गर्दान कर रही हो। जरान इस पर झुके सर अंदाज में धारा। अब्रिश इसकी दाढ़ पर फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी, जिसकी आंखों से चंगारियां सी फूट रही थी। वो एक खुदगर्ज इंसान है जो बिजनेस दुनिया की कामयाबी के लिए हर हद तक जा सकता है, किसी के भी तलवे चाट सकता है, जरूरत पड़ने पर वो अपने रिश्ते को भी इस्तेमाल कर सकता है। जरान की बात पर अब्रिश ने नासमझी से इसे देखा। ऐसा मत देखो अब्रिश, इस दिन तुम्हें अपने साथ लाने का मकसद सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती को कैश करवा कर ये प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता था। जरान, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप सिर्फ जाइम को मेरी नजरों में गिराने के लिए इतना घटिया बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ आपको कहते हुए। अब्रिश जरान की बात काटते हुए नागवारी से चलाई। अब्रिश, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम जाइम से पूछ सकती हो। पिछले साल वो एक लड़की को अपने मंगेतर के नाम से इंट्रोड्यूस करवा कर हर पार्टी से लाता था। इसने एक के दम पर कितने ही प्रोजेक्ट हासिल किए थे, और तुम्हारे पापा की कितनी ही जायदाद है जो इसने तुम लोगों से छुपाई। तुम लोगों को सिर्फ एक घर दिया है और ऑफिस भी तुम्हारे पापा के शेयर्स चंद परसेंट जाहिर किए हैं। जरान ने चुपते लहजे में जाइम की हकीकत जाहिर की। जरान, मुझे पता है इसकी इंगेजमेंट टूट गई थी, मुझे जाइम ने ये बात बताई है। रही बात जायदाद की, इन लोगों ने जितनी भी जायदाद हमें दी वो इनका एहसान है। अगर वो ये भी ना देते तो हम क्या कर लेते? मुझे आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब ये रास्ता छोड़ दे, मुझे जाना है। अब्रिश ने सख्ती से कहा तो जरान कुछ पल लहू छिलकाई आंखों से इसे देखता रहा। जरान ने गुस्से से अपनी आईब्रो अंगूठे से मसलते हुए अपने अंदाज उठते गुस्से इस तरह पर काबू पाया। इसने शायद ही इतनी ढाई किसी औरत की देखी हो। बर्दाश्त करना तो दूर की बात, वो निकाह के बाद अब्रिश के तमाम किस्बिल निकालने का इरादा रखता था। वो इसकी किसी भी बात को सुनने और समझने को तैयार ही ना थी। तुम जाओगी मगर सिर्फ मेरे साथ हवेली। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ताया के घर जाने दूंगा। जरान सर्द लहजे में बोलते ही से दूर हुआ। अच्छा, कैसे जाऊंगी मैं आपके साथ? कैसे रोकेंगे आप मुझे? अब्रिश ने तंजिया निगाहों से चैलेंजिंग अंदाज में जरान को देखते हुए अपने सीने पर हाथ बांधे। जरान ने इसके अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट दुबाई थी। जाने मन, तुम एक खानजादा को बहुत हल्के में ले रही हो।
कोई बात नहीं, एक दफा मेरे निकाह में आ जाओ, फिर तुम्हारे लब्बों से अपने हर हुक्म पर्ची से कैसे निकलवाता हूँ, तुम बस देखती जाना। फिर ऐसे चैलेंजिंग अंदाज में इसे लक्ष्य देते हुए 100 बार सोचोगी, मेरी हर नाफरमानी पर गमगीन और बेपाक सजा तुम्हें मिलेगी। जरान अब्रिश के कान के करीब झुकते मुस्कुराते हुए गमगीन लहजे में दो मायने अंदाज में बोला, का कैसी सजाएं? अब्रिश ने नासमझी से जरान को देखा, जिसके लबों पर मैनी खैज मुस्कुराहट रक्सा थी। इससे पहले वो कुछ समय थी, वो इसे बाजू से जकड़ते बाहर की तरफ बढ़ा। जरान, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। अब्रिश गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ चलाई। जरान सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ता था। अब्रिश इसके साथ घसीटती हुई जा रही थी। गेट के पास रुककर जरान ने एक नजर इसे देखा था। दूसरे पल अपनी शाल उतार कर अब्रिश को अच्छी तरह ओढ़ी और इसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा। जरान, अब्रिश अपनी कलाई छुड़वाते हलक के बल चीखी थी। जरान ने इसके चलाने पर सर्द नजरों से इसे घूर कर इसे देखा। आवाज मत निकालना अब्रिश, वरना आज की रात हवेली तो नहीं पहुंच पाओगे, मगर कब्रिस्तान जरूर पहुंच जाओगे। जरान की धमकी पर अब्रिश बेयकीनी से जरान को देखा, जो बिल्कुल संजीदा था। जरान इसकी बेयकीनी नजरों की परवाह किए बगैर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर धकेला था और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। दरख्शां, इतना टाइम हो गया, आज मर्दान खाने में चाय क्यों नहीं बजवाया अभी तक? अमीना खानम ने गुस्से से ऊंची आवाज में दरख्शां को पुकारा था। खानम भी, चाय कहाँ से बनेगा, सारा दूध जाया हो गया। दरख्शां ने अमीना खानम के पास आते हुए जवाब दिया, तो जो इस वक्त जनाना खाना के लाउंज में बैठी हुई थी। क्या मतलब, दूध जाया हो गया? 10 किलो दूध मंगवाया था, जिसमें रात के लिए खीर भी बनना था। दरख्शां की बात पर हैरत ज़दा होते रोजनिया खानम ने जवाब दिया, हम इतनी मेहनत से 10 किलो दूध उबाल के रखा था। हूर भाभी किचन में आया तो हमने इसे 10 लोगों की चाय बनाने को कहा। हूर भाभी ने 10 किलो दूध वाले पतीले में पूरा चाय का पत्ती का डब्बा डाल दिया। अब बताओ हम चाय कहाँ से बनाए? 10 किलो दूध में पूरा 1 किलो चाय का पत्ती डाल दिया। अब इस चाय को पकाते पकाते हमको रात ही हो जाना है। दरख्शां ने मुंह बगाड़ते हुए कहा। हूर के किचन में आने से इसका बहुत काम बढ़ गया था, इसलिए वो अच्छी खासी तपी हुई थी। हूर भाभी की तो हूर भाभी को तो कुछ भी नहीं आता, चाय कैसे बनती है, प्याज कैसे काटते हैं। प्याज का छिलका उतारे बगैर वो प्याज काट रहा था और फिर अपनी उंगली भी काट डाला। हम किचन का काम कर लेगा, हूर भाभी को रहने दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। दरख्शां ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में, हम दूध का इंतजाम करवाते हैं। अमीना खानम ने दरख्शां को संजीदगी से जवाब दिया। दरख्शां मुंह बनाते हुए चली गई थी। ये लड़की क्या पागल है, जिसे इतना नहीं पता 10 आदमी का चाय बनाने के लिए कितना दूध इस्तेमाल करना होता है। चलो मान लेता है भाभी इसको नहीं पता होगा, मगर इतना बड़ा पतीला तो नजर आया होगा ना, इसमें 1 किलो पत्ती डाल दिया। हम कह रहे हैं भाभी ये लड़की जरूरत से ज्यादा मासूम है या फिर जरूरत से ज्यादा होशियार। रोजनिया खानम ने नागवाड़ी से कहा। इसमें होशियार होने की बात कहाँ से आ गया, वो बच्ची कॉलेज में पढ़ता है, इसे नहीं पता होगा, सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अमीना खानम ने आहिस्तगी से कहा। कॉलेज में तो हमारा बच्चियां भी पढ़ता है, बाहर या भीड़ को बावर्ची खाने का हर काम आता है। इधर कितना मुलाजमे है, मगर हमारा बच्चियां हर काम करना जानता है। वो लड़की कहता है इसका बाप बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब है, इसका कोई नहीं। ऐसी लड़की तो जमाने की ठोकरें ही सब कुछ सिखा देती हैं, इसे तो हर काम आना चाहिए। गुल से जान छोटा तो इस हसीन बला में हमारा बच्चा अरहाम की जान फंस गया। हम तो अरहाम पर बहुत तरस आता है, बेचारा परिजे को कितना याद करता है। अभी सुबह ही वो फोन पर किसी परिजे का पता लगाने का कह रहा था। सुना है परी गुल और परिजे बरकत खान की हवेली में नहीं है। और जनीम खानम की बात पर अमीना खानम की आंखों में आंसू आए थे। अरे भाभी आप क्यों रोते हैं, अरहाम परिजे का पता लगा लेगा। रोजनिया खानम ने अमीना खानम को तसल्ली दी थी। हम तो हर नमाज में अपने बच्चे अरहाम की खुशियों की दुआ मांगता है। परिजे हमको बहुत याद आता है। गुल जैसा भी था, मगर परिजे का माँ था। जो भी हो, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान परिजे का ही हुआ है। अरहाम इसे यहाँ ले भी आएगा, मगर वो अपनी माँ से तो दूर ही रह जाएगा ना। अमीना खानम का लहजा भीगा था। अरहाम खानजादा जो दाजी से मिलने के बाद अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, सबकी बातें सुनता चंद लम्हे के लिए रुका था, फिर सर झुकता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। आराम खानजादा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नजर कमरे के ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हूर पर पड़ी, जो अपना हाथ पकड़े बुरी तरह से सक रही थी। अरहाम को देखते ही हूर ने जल्दी से घबराते हुए अपना दुपट्टा सर पर जमाया था। अरहाम की नजरें इसके हाथ पर पड़ी, इसने अंगूठे से खून बह रहा था। अरहाम नजरअंदाज करता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से व्हाइट शलवार कमीज पर व्हाइट ऑफ मर्दाना शाल ओढ़े वो बाहर निकला था। कमरे में हूर की दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। अरहाम की कमरे में मौजूदगी की वजह से वो अपने आंसुओं पर काबू पाने की नाकाम सही कर रही थी, मगर शदीद तकलीफ की वजह से इसका दर्द सिसकियों की सूरत में कमरे में गूंज रहा था। पूरा बदन हिचकियों की जिद में था। कहाँ सहे थे इसने इतने दर्द, इतनी तकलीफें।
अब ये शायद दर्द ये तकलीफ है इसका मुकद्दर बन गई थी। अरहाम हूड की दर्द से अब बड़ी सिसकियां मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते ड्रेसिंग मिरर से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाने के लिए बढ़ा तो हूड अरहाम की इतनी नजदीकी पर यकदम घबरा गई थी। खून बहते हाथों से ही दुपट्टा ठीक किया जो सर से फिसल रहा था। यकदम हूड को जोर जोर चक्कर आया था। कल दोपहर से खाना नहीं खाया था। अब अंगूठे पर काफी गहरा कट लगा था। खून भी कब से बह रहा था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। न कहा तो अरहाम के खौफ से आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इससे पहले वो चक्कर खाकर गिरती अरहाम खान जर्दानी से अपनी मजबूत बाहों में संभाला। अरहाम के सीने के साथ लगी खून ने खौफ के आलम में अरहाम से दूर होना चाहा था। हूड के अंगूठे से बहता खून अरहाम की व्हाइट शाल को दगा कर चुका था, मतलब गंदा कर चुका था, जिसे देखते हूर की रंगत मजीद खौफ से सफेद पड़ी थी। आई एम सॉरी मम, मुझे पता नहीं चला कैसे चक्कर आ गया। हूर ने दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लिपटते कपपाटे लबों से कहा। दुपट्टे में लगे बीड्स जख्मी अंगूठे को मजीद जख्मी कर गए थे। हूर अपने अंगूठे को देखती बुरी तरह से सिसक पड़ी थी। यार कितना जुल्म हो रहा है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत की खातिर पढ़ना है। जिसके गहरे जख्म में दुपट्टे का बीट्स बहुत जोर से लगा था। अरहाम अपनी शाल पर लगा खून देखकर लब बेच गया। इसकी व्हाइट शर्ट पर काफी खून लगा था। इसे अंदाजा हुआ था कि हूर के हाथ का जख्म बहुत गहरा है, जिसे वो डर के मारे हाथ भी नहीं लगा रही थी। हूर की शर्ट और दुपट्टे पर भी खून लग चुका था। व्हाइट मार्बल पर भी जगह जगह खून के कतरे गिरे थे। अरहाम ने एक नजर इसके चेहरे को देखा, वो दुपट्टा सर पर ओढ़े पूरी तरह रो रही थी। शदीद तकलीफ के इसके चेहरे से अयां थी। अरहाम ने इसका जख्मी हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हूर बदहोश होती 2 कदम पीछे हुई थी। अभी तक मुकाबिल जख्म ही तो देता आया था, जख्म पर मरहम रखने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए खौफजदा होते सरहद से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। मम मैं देख लूंगी। हूर ने अपना हाथ पीछे करते अपने क्रिस्टल ब्राउन गहरी शफाफ आंखें अरहाम की सर्द आंखों में गाड़ी थी। फिर इसी लम्हे इसकी आंखों के सर्दपन से घबराते नजरें झुका ली थी। अरहाम ने इसके खौफ को नजरअंदाज करते इसके जख्मी हाथ को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया तो अब की बार हुड मजामत भी नहीं कर सकती थी। अरहाम ने इसके जख्म का मायना किया तो अंगूठे का जख्म काफी गहरा था। खून तेजी से बह रहा था। हुड का हाथ बुरी तरह अरहाम के हाथ में कपकपा रहा था। दर्द से ज्यादा अब सामने खड़े सितमगढ़ से खौफ आ रहा था, जो इसका जख्मी हाथ पकड़े संजीदा निगाहों से इसका जख्म का मुआयना कर रहा था। अरहाम कुछ पल इसके जख्म का मुआयना करता रहा, फिर इसका काम था महसूस करके इसे कांधों से थाम कर बेड पर बैठाया। अरहम के हाथों की नरमी महसूस करते हूर अब बकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। उम्मीद नहीं थी इस पाक इंसान से कि वो इसके साथ नरमी बरतेगा। हूर बेड पर बैठी अपने जख्मी हाथ को देखते हुए दूसरे हाथ से बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, जो सर से फिसलते कंधों से भी फिसल जाता था। अरहम का खौफ इस पर बहुत बुरी तरह हावी हुआ था। इसके दिए हुए हुक्म से वो राह गर्दानी करते सोच भी नहीं सकती थी। इसे क्या पता था किसी इंसान का लम्स इतना वहशी भी हो सकता है, किसी की कुर्बत इतनी जानलेवा भी हो सकती है, जो जान लम्हों में भी लबों पर सजा दे। वो चंद लम्हों में इसके लबों पर सजा दे, वो भी अपने महरम की कुर्बत। इसे एक रिश्ते का सिसकपन पाने के लिए इसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, मगर अब इसी रिश्ते से सबसे ज्यादा खौफ आता था। अरहम ने लंबेचे इसे देखा, जो अपना दुपट्टा ठीक करने के चक्कर में अपना अंगूठा मजीद जख्मी कर चुकी थी। अरहम ने इसके दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया तो हूड मजीद खौफजदा हुई थी। अरहम ने इसका दुपट्टा नरमी से उतारकर बेड की साइड पर रखा। हूड खुद में सिमटते हुए अपने जख्मी लब को काटते नजरें झुका गई थी। बिखरे बाल, सुर्ख चेहरा के कपाता वजूद। अरहम कुछ पल इसे देखता रहा, फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ जानब बढ़ था। ड्रेसिंग रूम से फर्स्ट एड बॉक्स हाथों में थमे वो कमरे में आया। हूड के करीब बैठते इसके अंगूठे के जख्म पर काटन रखकर खून के रोकने की कोशिश की। हूड ने दर्द से सिसकी ली थी। तुम तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा नाजुक हो। तुम्हारी शक्ल व सूरत भी, बल्कि तुम्हारे अतवार अतवार भी किसी रियासत की शहजादी के हैं। अरहम ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गहरा तंज किया। फूट बहते आंसुओं से सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी, जो अरहम खानजादा के मजबूत हाथ में था। शदीद दर्द के बावजूद इसके खौफ से अपना हाथ छुड़वाती भी नहीं पा रही थी। हैरत है, तुम्हें कोई काम नहीं आता। एक गरीब बाप की बेटी को चाय तक बनाना नहीं आती। लगता है अपनी खूबसूरती के ज़ायम में कभी कोई काम नहीं किया। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें कोई शहजादा ब्याह करके ले जाएगा। चच चच, तुम्हारी किस्मत तो एक वैश्य जालिम के हाथ चढ़ गई। अरहम खानजादा ने बेदर्दी से इसके अंगूठे के जख्म पर काटन का दबाव बढ़ाया तो हूर दर्द से कड़ा उठी। मुझे काम करने इसलिए नहीं जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे घर में बहुत से शेफ। हूर ने दर्द से सिसकते हुए अपने लब दांतों तले दबाया था। हूर की आधी अधूरी बात पर अरहम की संजीदा सर्द नजरें इसकी तरफ उठी तो हूर का रंग जर्द पड़ा था। मम, मेरा मतलब है पापा किसी रेस्टोरेंट में शेफ थे, वो वहां से खाना ले आते थे।
मुझे कभी खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हूर ने अरहम की सर्द आंखों में देखते हुए टूटे लफ्जों से कहा। हूर की बात पर अरहम का रंग गुस्से से सुर्ख पड़ा था। इसका जदा चेहरा, इसके कपकपाते लब, सबसे बढ़कर इसकी आंखें साफ कह रही थी वो झूठ बोल रही है। शदीद गुस्सा इश्तियाल सामने बैठे नाजुक वजूद पर आया था। जी किया था इस लड़की का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे, जो आंखों में आंखें डालकर बूढ़े धड़ल्ले से झूठ बोलती थी, मगर मुकाबिल की नाजुक होती हालत के पेश नजर वो खून के घूंट पी कर रह गया था। जानता था अब वो इसकी मजीद सख्ते बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसका कपकपाता वजूद लम्हों में इसकी बाहों में साकत हो जाया गया। अच्छा, तो तुम्हें जूठा खाना बचपन से खाने की आदत है, इसलिए एक शादीशुदा बच्चे का बाप तुम्हारा इंतखाब ठहराया। अरहाम ने इसके चेहरे को देखते हुए सजाइया लहजे में तंज किया था। अरहाम के तंज का मतलब समझते हुए हूर ने खफत से सुर्ख पड़ते अपने हाथ अरहाम के हाथ से खींचा। इसका तायना अंगूठे पर लगे जख्म से ज्यादा तकलीफ पहुंचा गया था। अरहाम ने अपनी गिरफ्त में मजीद मजबूत करते इसके जख्मी अंगूठे को अपने शिकंजे में लिया तो हूर के लब्बों से चीख बरामद हुई। अरहाम के लब्बों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। अब तुमने शोर किया तो तुम्हारे जख्मी अंगूठे तुम्हारे हाथ से जुदा कर दूंगा। छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। तुम्हारी ये तकलीफ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, बल्कि तुम जितनी तकलीफ में होती हो मुझे इतना ही सुकून मिलता है। तुम्हारी जगह अगर गुल होती तो इसकी तकलीफ सीधा दिल पर लगती। अरहाम ने सर्द आवाज में कहते फर्स्ट एड बॉक्स में से स्प्रिट निकालते हूर के जख्मी अंगूठे पर काटन की मदद से लगाई तो हूर ने अपनी चीखें गले में ही कूट दी थी, मगर दर्द से सामने बैठे सितम गिरता कंधा थाम गई थी। जख्म का काफी गहरा था, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत थी। इसके लिए तुम्हें हवेली से बाहर निकलना पड़ता, जो मुझे गवारा नहीं था। एक खानजादा हूँ, अपनी हसीन बीवी पर कैसे किसी की नजर पड़ने दे सकता हूँ। मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि हसीन आंखें अब मेरे अलावा किसी गैर मर्द को देखे। अरहाम ने तंजिया मुस्कुराते हुए हूर की आंखों से बहते शबनम के कतरे चुनते हुए इसकी बेबसी का हिज उठाया था। हूर का बुरी तरह से सिकना इसके तड़पने दिल को सुकून दे गया था। अब तुम मरते दम तक इस हवेली में ही रहोगे, कभी बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले सकोगे। अगर तुमने कभी इस हवेली से बाहर खुले आसमान के नीचे कदम भी रखा तो तुम्हारे अबदर से बदतर हाल कर दूंगा कि तुम्हें अपने जिंदा रहने पर अफसोस होगा। आराम ने इसके जख्मी अंगूठे पर मजीद स्प्रेड लगाई तो हूर ने अब की बार दर्द से सिसकी भी नहीं ली थी। अपने सामने बैठे जालिम बेहस इंसान को देखे जा रही थी, जिसके सीने में दिल की जगह शायद पत्थर था। हूर की आंखों में ठहरे खौफ और पानी को देखते अरहाम इसके करीब हुआ तो हूर पीछे को होती बेड के क्राउन के साथ जा लगी थी। अरहाम की सर्द सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते वो अपनी आंखों को भी मैच गई थी। सुर्ख मोहतरम चेहरा, बिखरे बाल, सांसों का छलता मदहीम जैरो बम, दिलकश नशीबो फराज जैसे गहरे समुद्र में उठती तगनाई। अरहाम कुछ पल के लिए इसके हसीन सरापे को में उलझा गया था। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अरहाम इसकी गर्दन पर झुकते इसकी बीवी बोन को अपने लब्बों से काट गया, ब्यूटी बोन को अपने लब्बों से काट गया। हूर का पूरे बदन पर लरज तारी हुआ था। मुकाबिल अपने लमस से इसके वजूद को हर तरह से तकलीफ देने का हुनर जानता था। इसकी इतनी सी कड़बत से वो मरने के करीब हो गई थी, सांसें सीने में ही अटकी थी। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी बेपनाह खूबसूरती है। तुमसे बेपनाह नफरत के बावजूद तुम्हारी खूबसूरती मुझ में तुम्हारी खींची थी है। अब सजा के तौर पर मेरी गुर्बत तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी, जिसमें तुम कतरा कतरा झुलसोगे, तड़पोगे, मुझसे निजात नहीं मिलेगी। अरहाम ने इसकी गर्दन को अपने लब्बों की तमश से बुरी तरह सुरख करता पीछता हुआ तो हूर बुरी तरह रो दी थी। अब तुम्हें ऐसी छोटी मोटी तकलीफों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गहरे जख्म तुम्हारे बदन का हिस्सा बनेंगे और इन जख्मों का इलाज इसी बेरहमी से किया जाएगा। इस हवेली की बहू एक खानजादा की बीवी हो अब तुम। ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है, इसलिए जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आइंदा अगर तुम्हारा हाथ किचन में जला या कटा तो तुम्हें इस जख्मी हाथ के साथ काम करना पड़ेगा। अरहम इसका हाथ बेरहम से थामे पट्टी कर चुका था। हूर को सर्द नजरों से देखता अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाए वहां से चला गया। अरहम के जाने के बाद हूर तकिए पर अंगूठे मुंह लेटी फूट फूट कर रो दी। क्या बात है, आज इस गरीब खाने को अरहम खानजादा ने कैसे रौनक बख्शी। एसपी दरियाब खान जो अपनी गाड़ी में बैठने ही लगा था, अरहम खानजादा को इसकी गाड़ी से निकलता देखकर खुशगवारी से इसकी तरफ बढ़ा। अरहम खानजादा मुस्कुराते हुए दरियाब खान के गले लगा था। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुम्हारा कीमती वक्त चाहिए। अरहम खानजादा ने संजीदगी से कहा तो दरियाब खान और अरहम खान का जरूरत से ज्यादा संजीदा चेहरा देखकर चूका था। कीमती वक्त तो तुम्हारा है, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, दरियाब खान ने जवाबन कहा तो अरहम अपनी ग्लासेस उतारकर हल्का सा मुस्कुराया था। अंदर चलो, वहां चलकर बात करते हैं। दरियाब खान अरहम खान जद्दा को लेकर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ था। बोलो क्या बात है, तुम्हें संजीदा क्यों नजर आ रहे हो? ऐसी क्या बात होगी आज तुम्हें मेरी खिदमत की जरूरत पड़ गई? दरियाब ने अरहम को खामोश बैठा देखकर पूछा। अरहम खान दरियाब खान को घर लेकर आलीशान ड्राइनिंग रूम में बैठा हुआ था।
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने अपने जराये इस्तेमाल करते हुए पूरी कोशिश कर ली है, मगर ये पता नहीं लगा सका शाहनवाज खान ने परिजय को कहाँ रखा हुआ है। वो बरकत खान की हवेली में नहीं है। अरहाम बिना कोई तमहीद बांधे सीधा अपनी बात पर आया, जिसके लिए वो खास तौर पर दरियाब खान से मिलने आया था। अरहाम खान की बात पर दरियाब खान सोफे पर बैठा सीधा हुआ था। क्या मतलब, परिजय को कहाँ रखा हुआ है? दरियाब खान ने हैरानगी से पूछा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? चाहूं तो शाहनवाज के सीने पर बंदूक रखकर परिजय का पता लगा लूं, मगर मुझे गुल ने धमकी दी है, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो परिजय को नुकसान पहुंचा देगी। अरहाम ने लंब भींचे कहा, गुल भाभी माँ है परिजय की, वो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? तलाक होने का ये मतलब नहीं कि भाभी तुम्हारे लिए किसी की सजा दे दे, किसी की सजा किसी को दे। वो औरत कुछ भी कर सकती है, वो अपनी ही बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे इस पर यकीन नहीं रहा। मैं अपनी बेटी को इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकता, मुझे हर हाल में परिजय अपने पास चाहिए। अरहाम गुस्से से गिरते हुए बोला। अरहाम, अगर तुम्हें परिजय को इतनी परवाह थी तो तुम्हें ये सब कुछ करते हुए सोचना चाहिए था। दरियाम खान अरहाम की गर्दन की फूकती रगों से इसके सुरख चेहरे को देखकर बोला। तुम तक भी खबर पहुंच गई? अरहाम ने तंजिया मुस्कुराते हुए सोफे से टेक लगाए, अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालकर इसे सुलगाते हुए लब्बों से लगाया। जाहिर है पहुंचनी ही थी, दरियाम ने आहिस्तगी से कहा। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी ही थी तो तुम शहर में कर लेते। तुम अपनी दूसरी बीवी को यहाँ क्यों लाए? ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आया। दरियाब ने उलझन बड़े अंदाज में पूछा। दरियाब, तुम इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, परिजय का पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो कि नहीं? अरहाम ने सर अंदाज में पूछा। मैं अपनी हर मुमकिन मुमकिन कोशिश करूंगा परिजय का पता लगाने का, तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द परिजय का पता चल जाएगा। दरियाब खान ने मजबूती से कहा तो, और हमने इस बात में सर हिलाया था। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 15। दिल की गहराइयों से आप सब दोस्तों भाइयों का, बहनों का शुक्रिया जो इतना प्यार करती हैं अपने प्यारे भाई के साथ, और जो हेटर्स है मेरा, उनके लिए भी दिल से प्यार ना। अल्लाह हाफिज।